Let's move towards the next question. Question number 18 is a copper wire of length L and diameter D has potential difference V applied at its two ends. The drift velocity is Vd. If the diameter of wire is made d by 3, then drift velocity becomes. स्टेटमेंट थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ. ये क्या कह रहा है, आपके पास एक कॉपर वायर थी जिसकी लेंथ L थी एंड जिसका डायमीटर D था, और उसके दोनों एंड्स पे हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई की. उस टाइम पे हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वो क्या थी, वो Vd थी. अब क्या कहते हैं जी, अब हमने क्या किया, इफ़ द डायमीटर ऑफ वायर इज मेड d by 3, हमने डायमीटर को डिक्रीज कर लिया, देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बिकम्स 9 टाइम्स ऑफ Vd डिवाइड बाई 9, Vd डिवाइड बाई 3 एंड Vd. अच्छा, अगर इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर हम इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बनती है कि करंट इज इक्वल टू n इंटू एरिया इंटू जो चार्ज की जो वैल्यू होती है एक इलेक्ट्रॉन की, तो E और Vd. सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है करंट के ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हमारा इंक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी डिक्रीज होगी. लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता. ठीक है, थ्योरेटिकली अगर हम बात करें, थ्योरेटिकली इस फार्मूले के हिसाब से मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करती है. लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एरिया को चेंज कर दें तो आपके पास तब भी आपके पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसमें एज सच कोई बिग चेंज नहीं आएगी आपके आंसर के अंदर. सो इसलिए हम ये कह देते हैं, हम इसको इग्नोर कर लेते हैं, नेग्लिजिबल चेंज आती है. सो इसको हम इग्नोर कर लेते हैं और हम कहते हैं जी कि हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया है. ठीक है, सो अगर वो इंडिपेंडेंट है क्रॉस सेक्शनल एरिया से तो ऑब्वियसली एरिया हमारे पास होता है वो पाई आर स्क्वायर एंड रेडियस जो है वो हमारे पास d by 2 होता है जो कि डायमीटर का हाफ होता है. सो डायमीटर को चेंज करने से क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करने से क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए हम कह देते हैं कि हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमीटर है. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमीटर. इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज मेड d by 3, देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी सेम लाइक बिफोर. ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है. सो पहले भी Vd थी, अब भी इसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो Vd ही रहेगी. इसको अगर आप मैथमेटिकली इसके अंदर आप जाना चाहेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो डायमीटर को आप डिक्रीज करेंगे, एरिया भी आपका 1/9 टाइम्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. अगर 1/9 टाइम्स एरिया डिक्रीज होगा तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी 9 टाइम्स इंक्रीज होगी. ठीक है, लेकिन वो जस्ट एक मैथमेटिकल एक रिलेशन है, वो मैथमेटिकल रिलेशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. आप अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल कोई बुक हो, कोई टेक्स्ट बुक, स्पेशली थराजा की जो बुक है उसको अगर आप सॉल्व करें तो बिल्कुल स्टार्ट पे उसके 2-3 न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जिसमें आप देखेंगे कि एरिया को चेंज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आ रहा है. सो इसलिए उसको उसमें लिखा गया प्रॉपरली कि उसका जो डिफरेंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा. एरिया डायमीटर का जो डिफरेंस क्रिएट आता है, डिफरेंस आने की वजह से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. वो जो कंफ्यूज जो कैंडिडेट हो सकते हैं, जो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, वो ऑप्शन ए में हो सकते हैं क्योंकि उस रिलेशन के अकॉर्डिंग 9 टाइम्स ऑफ Vd बनता है. लेकिन ये आंसर नहीं है. हांडा की के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 18 इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 19 है, टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 गिव कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ohms व्हेन इन सीरीज एंड 1 ohm व्हेन इन पैरेलल. द रेजिस्टेंसेस आर. ठीक है, अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है. R1 और R2 जब हम उन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारा जो रिलेशन बनता है वो 4.5 ohm का बनता है जब वो सीरीज में होते हैं. तो हम इन दोनों में से कोई एक केस उठा लेते हैं, सीरीज का या फिर पैरेलल का, तो हमारे आंसर ठीक हो जाएंगे. ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं. ऑप्शन ए को अगर हम देखें तो 3 + 6 ohm, अगर ये सीरीज में है तो ये 9 ohm देंगे. इसका मतलब ये है कि 4.5 ohm नहीं दे रहे, तो ऑप्शन ए तो हमारा यहाँ से हो गया डिस्कार्ड. 3 ohm एंड 9 ohm, ये भी हमें 12 ohm देगा, सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट. 1.5 ohms एंड 3 ohms, 1.5 एंड 3 जब आप इन दोनों को सीरीज में ऐड करेंगे तो ये 4.5 दे देगा, सो ऑप्शन
सी इज करेक्ट. ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट. इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर आप 1.5 ओम एंड 3 ओम को आप पैरेलली सॉल्व करें तो उनका जो आंसर आ जाएगा वो 1 ओम का हो जाएगा. सो दोनों केसेस आपके सामने हैं, लेकिन जो इजीएस्ट अप्रोच है, जो सिंपल जो है अप्रोच है, वो यही है कि आप इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास 4.5 ओम आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 20 है जी. वी हैव 3 रेजिस्टेंसेज ऑफ वैल्यूज 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम. Which of the following combination will give an effective resistance of 4 ohm? अच्छा, all the 3 resistance in parallel. अगर इन तीनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में सॉल्व करें 2, 3, 6, तो क्या उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो 4 ओम का आएगा. इसको यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं. अगर तीनों पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए हमारे पास रिलेशन क्या बनता है, 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 6. यहाँ पे हमें इसका इन्वर्स लेना पड़ेगा. सो इनका जो अगर तीनों अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो हमारे पास जो इनका जो रेजिस्टेंस आएगा कॉम्बिनेशन का वो आएगा 1 ओम. सो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट. ऑप्शन 3 की तरफ चलते हैं. ऑप्शन 2 की तरफ. 2 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज विद पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एंड 6. पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एंड 6 मीन के 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6. सो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया. और 2 ओम जो है वो सीरीज में है, सो प्लस 2 4 ओम. सो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमें 4 ओम का जो रेजिस्टेंस देगा इसके कॉम्बिनेशन में. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, आप ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी की तरफ भी जा सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं. हम इसको देख लेते हैं एक दफ़ा. 3 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज विद पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 6. पैरेलल मीन 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6. ये दो पैरेलल में आ गया आपके पास और ये सीरीज में किसके साथ हैं जी, 3 ओम के साथ. सो 9/2 विल गिव 4.5. सो 4.5 जो है हमारा करेक्ट आंसर नहीं है. सेम फॉर ऑप्शन नंबर डी. 2 एंड 3 पैरेलल में एंड 6 सीरीज में. इसका भी आंसर आपका डिफरेंट आएगा. इसको हम ठीक है, ज़रूरत नहीं करने की, आप इसको कर दें तब भी आपका जो ऑप्शन है जो कि हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 21 है. 3 इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सोर्स ऑफ ईएमएफ टुगेदर डिसिपेट 10 वाट्स ऑफ पावर. जब सीरीज में कनेक्टेड थे तो उस टाइम पे जो पावर डिसिपेट कर रहे थे वो 10 वाट्स थी. व्हाट वुड बी द पावर डिसिपेटेड इन द सेम रेजिस्टर्स. ठीक है, इस चीज़ पे फोकस करें कि ये जो रेजिस्टर्स हैं ये सेम है. जो सीरीज में हमने कनेक्ट किए थे वही रेजिस्टर हमने पैरेलल में कनेक्ट करने हैं. ओके, सो सेम रेजिस्टर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम सोर्स ऑफ ईएमएफ. हमने पावर फाइंड करनी है जब उनको हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे, तो पहले सीरीज में थे. तो सीरीज के लिए हमारे पास आर इक्वलेंट कितना था, आर प्लस आर प्लस आर, क्योंकि सेम थे तो 3R आ जाएगा. और पावर डिसिपेट हमारी जो पहले केस के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो पावर होगी वो कितनी होगी, V²/R इक्वलेंट. ये हमारा फार्मूला है पावर का. V² कितना हो जाएगा, R इक्वलेंट इंटू P1. सो V² विल बी इक्वल टू 3R, क्योंकि R इक्वलेंट 3R है और पावर जो डिसिपेट हुई थी वो 10 वाट की थी. सो हमारे पास जो V² की वैल्यू आ जाएगी पहले केस के लिए वो कितनी हो जाएगी, 30R. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सेम वही रजिस्टर यूज़ करेंगे. ठीक है, सो वही यूज़ करेंगे, मतलब यह है कि 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R. पैरेलल कर हमारे पास रिलेशन है. सो ये हमारे पास बन जाएंगे 3/R. ठीक है, इसको आप सॉल्व करें, 3/R बन जाएगा. R इक्वलेंट विल बी 3/R/3. R इक्वलेंट विल बी R/3. उसके बाद अब सेकेंड पावर जो हमने फाइंड करनी है P²/V²/R. सॉरी P2 जो कि सेकेंड केस के लिए है, V²/R इक्वलेंट. सो 30R जो कि हमने पहले से फाइंड की हुई थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में, और R इक्वलेंट हमारा कितना आया, R/3.
यहाँ से आप इसको सॉल्व करें, आपके पास 90 वाट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आर इसको कैंसिल कर देगा, ये 3 ऊपर जाके 90 वाट आपका आंसर दे देगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। करंट आई इन द फिगर इज, ये हमारे पास एक फिगर है, इसका हमने यहाँ पे जो करंट है इसको फाइंड करना है। इसको अगर आप फुल डिटेल से देखते हैं तो उसको भी उस तरीके से भी हम देख लेते हैं, और उसको अगर आप शॉर्टकट से देखते हैं तब भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखें कि आपका करंट कौन सा जिसको आपने फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका कम्प्लेक्स सर्किट है, कुछ भी हो सकता है, आप इसको इग्नोर कर दें। आपके पास करंट यहाँ पे है आई जो कि लीव कर रहा है। इस करंट जो ये करंट लीव कर रहा है, हमने जस्ट इस नोड को या इस जंक्शन को हमने कंसिडरेशन में लेना है, और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस करंट आई को फाइंड करेंगे। एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप पूरे सर्किट को देखें कि आपके पास टोटल करंट ये जो लीव हो रहा है वो कितना हो रहा है। ठीक है, तो दोनों तरीकों से हम करेंगे, आपको दिखाएंगे कि आंसर आपका सेम आएगा। सबसे पहले हम फुल मेथड से करते हैं। 2 एम्पेयर करंट इस जंक्शन में इंटर हो रहा है और 1 एम्पेयर यहाँ से लीव हो रहा है, 1 एम्पेयर यहाँ से लीव हो रहा है। सो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे तो KCL हमने लगा लिया, जो 2 एम्पेयर इंटर हुआ 1 यहाँ पे चला गया, 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इस जंक्शन पे आए, इस नोड पे आए तो 1 एम्पेयर यहाँ पे इंटर हुआ, 1 एम्पेयर यहाँ से इंटर हुआ, तो इसका मतलब यह है कि इस जंक्शन से लीव करने वाला जो करंट होगा वो कितना होगा, 2 एम्पेयर का। सो 2 एम्पेयर यहाँ पे आ गया। अब इस जंक्शन में आप देखें कि 2 एम्पेयर इंटर कर रहा है और 1 एम्पेयर लीव कर रहा है। ठीक है, 1 एम्पेयर भी लीव कर रहा है और ये आई जो कि हमने फाइंड करना है ये भी लीव कर रहा है। अब यहाँ पे मिस्टेक है बुक के अंदर प्रिंटिंग की, वो ये है कि यहाँ पे जो 5 एम्पेयर है, दिस इज़ नॉट एक्चुअली 5 एम्पेयर, इट इज़ एक्चुअली 0.5 एम्पेयर। ठीक है, आप इसको करेक्शन कर लें, क्योंकि अगर आप इसको 5 एम्पेयर रखेंगे तो यू विल लेफ्ट विद नो ऑप्शन। ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर आएगा। सो इसकी करेक्शन यहाँ पे होनी चाहिए 0.5 एम्पेयर की, तभी आपके जो आंसर हैं वो इसके अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक है, सो इस जंक्शन के ऊपर अगर हम KCL लगाएं, सो सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग द जंक्शन। इस जंक्शन के ऊपर एंटरिंग करंट कौन कौन से हैं? एक एंटरिंग करंट है 2 एम्पेयर, एक एंटरिंग करंट है 0.5 एम्पेयर। ठीक है, सो एंटरिंग करंट को मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 एम्पेयर प्लस 0.5 एम्पेयर, और लीविंग करंट कौन कौन से हैं? एक 1 एम्पेयर और एक आई जो कि हमने फाइंड करना है। सो इसको मैंने इक्वेशन के इस तरफ लिख लिया, लीविंग करंट्स को। ठीक है, ये KCL आपको सबको पता है कि क्या इसकी होती है, स्टेटमेंट वगैरह क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब 2.5 प्लस 0.5 विल गिव 2.5, सॉरी 2 प्लस 0.5 विल गिव 2.5, और ये जो 1 एम्पेयर है ये इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 1.5 एम्पेयर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आई हमने फाइंड करना था, सो आई हमने फाइंड कर लिया। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है 4 identical resistors are first connected in parallel and then in series. The resultant resistance of the first combination to the second will be. ठीक है, ये स्टेटमेंट इसका समझ लें। 4 identical resistors की वैल्यू हमारे पास सेम है। पहले हमने क्या किया, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया, और उसके बाद हमने उनको किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो अब पहले आपने रिलेशन फाइंड करना है पैरेलल का, फिर आपने फाइंड करना है सीरीज का, और फिर हमने उन दोनों का रेशो फाइंड कर देना है। ठीक है, रेशो आपको पता है, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर देंगे आप। तो सोल्यूशन में चलते हैं। आर इक्वलेंट जब वो सीरीज में होंगे तो R प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 4R आ गया हमारे पास आर इक्वलेंट, और जब पैरेलल में होंगे तो R इक्वलेंट आ जाएगा R/4। अब रेशो फाइंड करना था हमने, तो रेशो के लिए हम क्या करेंगे, R/4 सॉरी सीरीज 4R और पैरेलल के लिए R/4, हमने रेशो फाइंड कर लिया। सो 4R यहाँ से R को कैंसिल कर देगा और हमारे पास 1/16 बच जाएगा। सो 1/16 इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।